Yeah. Came at 17. Hello my dear trainees, I am Ajita Saraswati from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हर रोज़ की तरह हम लोग आज फिर ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं और आप सभी वीडियो से बहुत आप लोग को लाभ हो रहा होगा, ये उम्मीद है हमें। और आप सभी वीडियो को घर में रहते हुए हर रोज़ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों को देखते रहें, सभी वीडियो को देखते रहें। और उसको बार बार देखने से क्या होगा कि आपको प्रश्न की तैयारी होती रहेगी, आपके पेपर्स में आपकी तैयारियां होती रहेंगी और आपका ध्यान जो है अनदर नहीं जाएगा, अदर कहीं और जगह नहीं भटकेगा। आप लोग घर में रहें बच्चों और आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। इसी उम्मीद के साथ आइए हम लोग अपने पाठ को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नों की तैयारी करते हैं। तो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर का F8 में हम आज का प्रश्न हमारा रहेगा, देखिए इसमें जो है एक ही प्रश्न को किस तरह से उलट पलट करके दिया है, जिससे आपके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखूं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कई प्रश्न हैं, एक ही प्रश्न को कई प्रकार से इसको घुमा कर लिखा है जिसका उत्तर सेम होगा। देखिए इसमें प्रश्न है मातृभाषा का अर्थ बताइए, पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है, अथवा मातृभाषा शिक्षण का अर्थ समझाते हुए कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को बताइए। अगला है मातृभाषा शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मातृभाषा बालक के मानसिक विकास में किस प्रकार सहायक होती है। अपने कथन को उदाहरण द्वारा पुष्टि करें। अगला है कि मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। प्रश्न आपका सेम है, इसमें प्रश्न वही पूछ रहा है जो इसका आज मैं इसका प्रश्न का जो उत्तर बताने जा रही हूँ। इसमें आपको इन चारों प्रश्नों को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद देखेंगे कि सबका एक ही अर्थ है, एक ही बात है, लेकिन हम क्या होते हैं कि अन्यत्र चले जाते हैं, या कभी हमें ये लगता है कि इतने सारे प्रश्न अलग अलग हैं और मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम मातृभाषा के बारे में जो पूछ रहा है कि मातृभाषा शिक्षण के मतलब, तो सबसे पहले यहाँ मस्ट है कि हम मातृभाषा का अर्थ बताएं। तो इसलिए इसमें सबसे पहले मीनिंग दिया है, अर्थ दिया है। सामान्यतः जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपनी माता एवं उनके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं। परंतु भाषा विज्ञान में इसे बोली कहा जाता है ना। भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और समान विभाषाओं को की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ की मातृभाषा अगर तेलुगु है, कन्नड़ है, भोजपुरी है, हिंदी है इत्यादि, तो हम उसी भाषा में सबसे पहले अधिक किसी शब्द को समझ सकते हैं, है ना। तो मातृभाषा के द्वारा जो है हम पढ़ते हैं, तो ये क्या होती है कि हमें जल्दी समझ में आती है और यही भाषा यथा क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। खड़ी बोली को ही हिंदी भाषा का दर्जा प्राप्त है और यही इस क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा जानी जाती है। अब इसमें हम परिभाषा देखते हैं कि ये मातृभाषा क्या है। तो रमन बिहारी लाल के अनुसार किसी व्यक्ति की मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसकी किसी बोली को वह अपने शिशु काल से ही अपने परिवार एवं समाज के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीखता है और प्रयोग करता है। हमारे यहाँ जो बोली है वो मातृभाषा में हिंदी है, भोजपुरी है। अब यहाँ पे आती है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सीखते सीखते फिर हम बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उतना हमारे साथ संपर्क में जो भी लोग आते हैं, तो हम अगर इंग्लिश वर्ड 2-3 लाइन बोलते भी हैं तो तुरंत ही हम कहाँ आ जाते हैं, अपनी मातृभाषा पे आ जाते हैं, अपने
अपनी मातृभाषा पे आ जाते हैं और हिंदी या भोजपुरी को फिर हम बोलने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला जो है वो अधिकतर इन्हीं भाषा का प्रयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि किसी बोली को वह अपने शिशु काल से ही अपने परिवार एवं समाज के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से अनुकरण करके सीखता है और प्रयोग करता है। दूसरे हम देखते हैं यहाँ कि निरंजन कुमारानुसार उन्होंने क्या कहा है कि मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन और स्रोत है और भावों और रुचियों का परिचालक है और ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग का साधन है, जिसे हम उसके अति निकट पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों का ही भाषा हम लोग का एक है और बगल में कोई और है जो अन्यत्र दूसरी भाषा को बोलता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी भाषा समझ नहीं पाते हैं और वो हमारी भाषा समझ नहीं पाता है, तो वहाँ क्या है, हम उसके निकट नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसकी भाषा को समझने लगते हैं और उसी की भाषा को समझकर उसकी भाषा में हम उसका उत्तर देने लगते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा परिचालक हो जाता है ना, अपने भाव को बताने लगते हैं, अपनी रुचियों को बताने लगते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की भाषा होती है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के लोग लिखित या मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही अन्य भाषाओं का समस्त ज्ञान विज्ञान के अध्ययन की आधारशिला होती है ना। मातृभाषा का महत्व अब हम देखते हैं, जिसमें हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे कि मातृभाषा के महत्व के लिए हमने क्या क्रम है। क्रमबद्ध में हम पहले क्रम में देखते हैं कि मातृभाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाव और विचार, हमारे अंदर कुछ विचार आते हैं जो हम कहना चाहते हैं आपसे, हमारे मन में भाव आ रहा है, उसे विचार के द्वारा हम प्रकट करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन आप यदि हमारी भाषा नहीं समझ पाते, नहीं बता पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वहीं पे हम मातृभाषा को, जहाँ पे हमारा भाव अभिव्यक्ति जो है वो क्या करता है कि हम अपने भाव को, अपने कष्ट को, अपने हर्ष को, इन सारी बातों को हम क्या करते हैं, उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए मातृभाषा हमारा क्या है, भाव और विचार को बताने का एक साधन है, प्रकट करने का एक साधन है। तो मातृभाषा को बच्चे जन्म के कुछ समय के बाद से ही अनुकरण द्वारा सीखना प्रारंभ कर देते हैं और इस भाषा पर उनका धीरे धीरे अधिकार हो जाता है। मनुष्य अपने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जितनी सरलता एवं सहजता से अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, उतनी सरलता और सहजता से किसी अन्य भाषा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, है ना। आइए दूसरे में देखते हैं, मातृभाषा मनुष्य के भावात्मक विकास का साधन है। मातृभाषा मानव के विकास की आधारशिला होती है और यह सत्य प्रतीत होता है कि भाषा का प्रथम प्रस्फुरण क्या होता है, भावावेश के कारण ही हुआ होगा, चिंतन या विचार के कारण ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे मन में जो बात आई, यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहा है, ये प्रतीत होता है कि प्रथम फूटा होगा भाषा, जो पहली बार जो भाव निकला होगा, है ना, तो वो कैसे मेरे मन में किस तरह की चोट लगी, मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, तो वहीं पे मेरे पास एक भाव आई होगी जो हमने कह दिया, तो वो एक चिंता, ये विचार का कारण नहीं हो सकता है। मेरे अंदर जैसे ही भाव आया और मैंने उसे व्यक्त कर दिया, तो वो वहाँ से वो भाषा हुआ होगा। आदि मानव की क्रियाकलाप उसकी रागात्मक वृत्तियों का या भावनाओं पर ही बहुत कुछ आधारित रहे होंगे। बौद्धिक चिंतन और विचार प्रक्रिया तो मनुष्य के विकसित रूप से परिचायक है। भावात्मक भाषा का स्फुरन मातृभाषा में ही होता है। यही भाषा समय के साथ साथ परिष्कृत होकर ललित और कलात्मक रूप से विकास होती है। आइए इसमें देखते हैं, एक और इसमें मैं प्रश्न को बता रही हूँ आपको, जिसमें छोटा है, ये प्रश्न जो है ये छोटा है। तो इसमें प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा का हिंदी भाषा शिक्षण में महत्व बताइए।